जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ शरीरियात, ये एक सब्जेक्ट है शरीरियात, जो आपको सेकेंड प्रॉफ में पढ़ाया जाएगा और सेकेंड प्रॉफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस सब्जेक्ट से आपको वाकिफ कराऊं और इसकी खूबियों से आप सबको आशना कराऊं। ये आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर, कुछ समझ में आ रहा होगा कि जैसे ही आपने एडमिशन लिया है, आप अभी फर्स्ट प्रॉफ में हैं, तो एक सब्जेक्ट है एनाटॉमी, तशरीहुल बदन। आपका इससे वास्ता पढ़ने वाला है या हो सकता है एक आध क्लास हुई भी हो अभी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे बदन की जो जिसामत होती है, उसकी हैयत, उसमें बोन्स, उसमें मसल्स, कौन सा मसल कहाँ से ऑरिजिन होता है, कहाँ से इंसर्ट होता है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। बोन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा आपको कि कौन कौन से बोन्स होते हैं, और इस तरह के डायग्राम्स आपको बहुत सारे ड्रॉ करने हैं और उसकी लेबलिंग करनी है। तो ये पिक्चर डिपिक्ट करता है सब्जेक्ट एनाटॉमी को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये कुछ इमेजेस मैंने कलेक्ट किए हैं, इसको देखकर अंदाज़ा होगा कि जैसे ये फिजियोलॉजी से मुताल्लिक़ है, मनाफुल आज़ा। फर्स्ट प्रॉफ में ही एक दूसरा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाएगा, फिजियोलॉजी। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये हीमोग्लोबिन मेजर करने के लिए एक साहली मेथड होता है, वो आप लोग करेंगे, कितना हीमोग्लोबिन किसका है आप एक दूसरे का मेजर करेंगे। फिर एक ये लंग फंक्शन टेस्ट करते हुए एक पिक्चर है ये, और लंग की बहुत सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज होती है, वो आप सबको बताया जाएगा। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ाया जाएगा। पहले एनाटॉमी पढ़ाई जाएगी, उसके साथ साथ फिजियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी एंड नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी। फिर ये तीसरी पिक्चर है, तीसरी स्लाइड है हमारी। इसमें मैंने ये दो तस्वीरें जमा करी है। एक है द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, इसमें सारी हिस्ट्री बताई जाएगी, कैसे मेडिसिन ओरिजिनेट हुई, कहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ। हम बुकरात को, हिप्पोक्रेट को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत उससे कहीं पहले से हुई। और एक नबी गुजरे इदरीस अलैहिस्सलाम, वहाँ तक इनका जो है वो सिलसिला जोड़ते हैं। फिर साथ ही साथ आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा उमूर तबइया, जिसको पढ़ने के बाद आपको ये थोड़ा सा एहसास होगा कि अब हम तिब्बी दुनिया में आ गए हैं, क्योंकि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ते हुए क्योंकि वो सारा का सारा कंटेंट इंग्लिश में है और एमबीबीएस के इक्विवेलेंट है बिल्कुल। जितनी बातें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है, उतनी ही सारी बातें आपको ही पढ़ाई जाएगी। तो आप किसी से कम नहीं हैं, क्योंकि सारा का सारा सिलेबस जो उधर एमबीबीएस में कवर किया जाता है, वो सारा का सारा सिलेबस आपके यहाँ भी कवर किया जाएगा। लेकिन जब उमूर तबइया पढ़ेंगे और इसमें ये सारी चीज़ें हैं, मिजाज है, टेम्परामेंट, अरकान है, अफ़ाल है, कुव्वा अरवा है, तो आपको लगेगा कि थोड़ी सी हमारी चीज़ें भी अलग हैं, यूनानी की दुनिया थोड़ी सी अलग है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो फर्स्ट प्रॉफ में आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, स्लाइड पर जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं कि इसमें एक ये डॉक्टर साहब हैं और एक ये पेशेंट का मुआयना कर रहे हैं बच्चे का, नर्स खड़ी है उसके बगल में, एक दूसरी डॉक्टर साहिबा इधर ये टॉर्च से इसके माउथ का एग्जामिनेशन कर रही हैं। ये यहाँ बहुत सारे डॉक्टर साहब खड़े हैं और ये इनकी स्पेशल ड्रेस है, ये ओटी की ड्रेस मानी जाती है, हेड कैप लगा रखा है इन सब ने। तो ये एक लुक ओटी का है, ऑपरेशन थिएटर का है, जहाँ पर कोई सर्जरी परफॉर्म की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है। और ये आखिर में एक ये पैड है और इस पैड पे ये RX लिखा हुआ है, कलम बना हुआ है। ये इस बात को बता रहा है, ये सारी जो तस्वीरें मैंने इकट्ठा करी स्लाइड में, ये जो पिछली जो स्लाइड्स थी, यानी कि ये एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी, और ये अभी हम हिस्ट्री और उमूर तबइया की बात कर रहे थे, यहाँ से अचानक से एक जंप लिया हमने और हम पहुंच गए बिल्कुल अपने आखिरी स्टेज पर। जब हम फाइनल प्रॉफ में होते हैं तो ये सारी बातें जो इसमें दिखाई जा रही है, सारी की सारी ये फाइनल प्रॉफ की है। पेशेंट को एग्जामिन करना और जो है वो इल्मुल अतफाल आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसे ही आपको पूरी सर्जरी पढ़ाई जाएगी, पूरी मेडिसिन पढ़ाई जाएगी, और अल्टीमेटली यू विल बिकम अ डॉक्टर। हिंदुस्तान में क्या पूरे दुनिया में बहुत सारे सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन हैं, जिसमें से कोई मेन स्ट्रीम में होता है जिसको लोग ज़्यादा कबूल करते हैं और दूसरों को कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है।
तो हमारी जो मेडिसिन है, यूनानी मेडिसिन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जैसे आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है, सिद्धा है, स्वारिकपा है, ये हमारे हिंदुस्तान में राजे हैं ये सारी। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अलग अलग तरह के सिस्टम्स राइज हैं, और वो बहुत सक्सेसफुली अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं और उससे लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं। बहरहाल, तो पहले आपको मैंने जो बातें बताई फर्स्ट प्रॉफ की सब्जेक्ट्स, और उसके बाद ये फाइनल प्रॉफ के सब्जेक्ट्स हैं। पहले जो सब्जेक्ट्स बताए गए वो प्री, ये जो क्लासिफिकेशन है सब्जेक्ट्स का, प्री क्लिनिकल और पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल, ये एक सिस्टमिक तरीका है कि कैसे नॉलेज को पूरी तरह से इनकलकेट किया जाए, आपके अंदर डेवलप किया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बीएमएस में एमबीबीएस में एडमिशन लिया और डायरेक्ट उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए और डायरेक्ट जो है वो पेशेंट देखना सीखने लग जाए और इलाज मुआवजा सीखने लग जाए, बल्कि एक सिस्टमेटिक तरीके से इसकी नॉलेज इम्पार्ट की जाती है। तो ये जो सब्जेक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट प्रोफेशनल्स में। जैसे प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लिखते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट प्रोफेशन पढ़ाए जाते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, हिस्ट्री, उमूर तबैया। ऐसे पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं कुछ जिनका डायरेक्ट पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं होता है, अदविया है, पैथोलॉजी है, तहफ़्फ़ुज़ी समाजी तिब है। और ऐसे ही फाइनली जब हम फाइनल प्रॉफ में पहुंचते हैं तो वी डील विद द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक मुआलजात, जराहियात, अमराज़ निस्वां, क़बालत, अमराज़ अतफ़ाल। तो ये जो सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासिफिकेशन है, ये इसलिए है कि जो चीज़ आपको अल्टीमेटली अचीव करना है वो आप बिल्कुल थोरोली और बहुत इन डेप्थ उसकी आपको नॉलेज हो जाए, ये इसलिए होता है। मिसाल के तौर पर एक बहुत छोटी सी मिसाल है ये कि अगर कोई कुरान शरीफ पढ़ना चाहता है या कोई बहुत अच्छी कोई किताब पढ़ना चाहता है, मिसाल कुरान शरीफ अच्छी समझ में आती है, तो शुरुआत जो है उसकी एक वो कायदे की किताब होती है, बगदादी कायदा, नूरानी कायदा होता है, वहाँ से शुरुआत की जाती है। वहाँ पर हरूफ सिखाए जाते हैं, लेटर्स सिखाए जाते हैं, फिर उन लेटर्स को मिलाया जाता है, फिर कुछ कायदे बताए जाते हैं, फिर यस्सरनल कुरान पढ़ाया जाता है, फिर पढ़ते रवानी आती है और फिर कोई उसको अच्छे से पढ़ सकता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये मामला इससे ही है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, अभी आप नॉर्मल चीजें कि ये बॉडी की स्ट्रक्चर है, में कि ये नॉर्मल फंक्शन है, इतनी लंग कैपेसिटी होती है नॉर्मल, इतनी जो है वो जो है वो हीमोग्लोबिन इतना होता है, डब्ल्यूबीसी के काउंट्स इतने होते हैं, ये सारी बातें आप जानेंगे। और आहिस्ते आहिस्ते फिर पैथोलॉजी की बात आएगी, नॉर्मल ये तो फिर ये एबनॉर्मेलिटी है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा तो क्या कहेंगे। और फाइनली जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को डील करते हैं वहाँ पेशेंट हमारे सामने होता है और हम पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे बात करके हम उनकी डायग्नोसिस बनाते हैं, उनका ट्रीटमेंट लिखते हैं। तो जो ये सब्जेक्ट हमारा शरीरियात, बेड साइड क्लिनिक कहते हैं जिसको, ये एक ब्रिज की तरह काम करता है एंड इट ब्रिजेस द प्री एंड पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स टू क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। जो हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और अदविया वगैरह पढ़ रखी हैं, उन सब को क्लिनिकल सब्जेक्ट से जोड़ने का काम करता है, एक बीच में ब्रिज का काम करता है। और ये ब्रिजिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ेंगे तो इसको जब आप सेकेंड प्रॉफ में पहुंच जाएंगे और पढ़ेंगे तब अंदाजा होगा, क्योंकि जब तक शरीरियात शुरू नहीं होता है तब तक एक जो फीलिंग होती है डॉक्टर वाली वो नहीं आती है, क्योंकि आप लैब में होते हैं, आप स्केलेटन से खेल रहे होते हैं, आप स्लाइड्स वगैरह बना रहे होते हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे होते हैं, पेशेंट से कोई वास्ता नहीं होता है। जैसे शरीरियात शुरू होता है देन स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद द पेशेंट, हॉस्पिटल में जाते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, उनको एग्जामिन करते हैं, तो यहाँ से एक फीलिंग भी डेवलप होती है कि अब हम डॉक्टर बनने वाले हैं। तो जो शरीरियात है, या जिसको हम बेड साइड क्लिनिक कहते हैं या क्लिनिकल एग्जामिनेशन कहते हैं या क्लिनिकल मेथड्स कहते हैं, इट इज लाइक अ मैनुअल फॉर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। जैसे आप लोगों ने अभी 12th क्लास में फिजिक्स के लैब किए होंगे, केमिस्ट्री के लैब किए होंगे, तो आपने एक लैब मैनुअल खरीदा होगा। उस लैब मैनुअल में बात बताई जाती है कि ये प्रैक्टिकल कैसे करना है, उसकी पूरी डिटेल होती है, उसमें सारी बातें, एक तो मेथड होता है और सारी डिटेल भी होती है। तो ऐसे ही ये जो सब्जेक्ट है हमारा शरीरियात या बेड साइड क्लिनिक, इट इज लाइक अ मैनुअल।
हाँ, निजाम भाई जरा बताएंगे, सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है? जी 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 जी। जी, ठीक है। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारा, ये एक तरह से मैनुअल का काम करता है। इसमें आपको मेडिसिन से रिलेटेड भी चीजें आपको मिलेंगी, सर्जरी से भी और गायनी ऑब्स की भी। जितने भी सब्जेक्ट्स फाइनल प्रॉफ में पढ़ाए जाते हैं उन सब के बारे में प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है, ये सारी डिटेल इसमें आपको शरीरियात में बताई जाती है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है हमारा, है तो वैसे ये टोटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, लेकिन इसमें आपका टाइम टेबल जब बनेगा तो इसमें कुछ पार्ट इसमें थ्योरी के भी होंगे और कुछ फिर प्रैक्टिकल का होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है। हमारे एक टीचर थे, वो एक बहुत अच्छी मिसाल देते थे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्जन एंड बुचर। क्यों जो है प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी का जानना क्यों जरूरी है, इसके बारे में। कि ऐसा नहीं है कि हम जो है प्रैक्टिकली किसी चीज को फौरन उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर दें, बल्कि उससे पहले उसकी थियोरी की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए, इन डेप्थ, वो भी पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से। तो कहते थे कि एक सर्जन है और एक बुचर है, यानी कि जो गोश्त बेचता है, कसाई सो कहते हैं, क्या फर्क है उसमें। और उन्होंने एक कोट हम लोग को बताया था कि अ बुचर नोज आफ्टर कटिंग, वो काट काट के सीखता है कि कहाँ इसका जोड़ होता है, कहाँ से इसको सही से इसकी बोटी बनाई जाए। बट अ सर्जन नोज बिफोर कटिंग, सर्जन पहले पहले उसको मालूम होता है कि अगर हमने यहाँ पर इंसिजन लगाया है, यहाँ पर निक लगा रहे हैं, यहाँ पर हम डिसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके नीचे हमें क्या मिलेगा। कोई आर्टरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेजर आर्टरी डैमेज हो जाए और पेशेंट की जान खतरे में चली जाए। तो सर्जन को पूरी थ्योरी पहले पता होती है, पूरी थ्योरी पता होती है। हमारे एक टीचर थे क्लास 11th में, जोलॉजी में, निहाल सागर साहब। तो मैंने सन 98 में, 96 98 में प्लस टू किया है। तो उस जमाने में मेढक का डिसेक्शन कराया जाता था, फ्रॉग का डिसेक्शन कराया जाता था, अब तो शायद बंद हो गया है। तो डिसेक्शन तो बिल्कुल लास्ट में होता था, उससे पहले सारी पढ़ाई होती थी। लैब में भी वो पढ़ाते थे तो बच्चे बहुत कम आते थे, और जब डिसेक्शन का टाइम शुरू हो गया तो बच्चे बहुत सारे आगे, सारे के डिसेक्शन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो उन्होंने लिटरली सबको भगा दिया डांट करके, कोई नहीं आएगा, सिर्फ वो बच्चे आएंगे जिन्होंने थॉरोली क्लास करी है और थियरी में मौजूद थे। लैब में जो मैंने पढ़ा रखा है थियरी के क्लास में, वो जो मौजूद थे हम उन्हीं को सिखाएंगे, उन्हीं से डिसेक्शन कराएंगे। और वो ये कहते थे कि जिसने उसके बारे में जाना ही नहीं है वो डायरेक्ट डिसेक्ट करने आ जाएगा, तो वो क्या डिसेक्ट करेगा, उसको तो पता ही नहीं है कि कहाँ से कौन कौन से आर्टरी जा रही है, कौन कौन से वेन्स जा रहे हैं, कहाँ पे कौन सा बोन है, कहाँ से कौन से मसल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अच्छा, हमारा जो सब्जेक्ट है वो टोटल 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 जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम लोग जो बीएमएस कर रहे हैं, एक हम लोग फिजिशियन बनेंगे, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, पेशेंट के साथ डील करना है, तो ये प्रैक्टिकल चीज है। तो मैं ये कहता हूं इसके लिए कि प्रैक्टिकल कैन नेवर बी परफेक्ट विदाउट प्रॉपर नॉलेज ऑफ थियोरी। तो पहले थियोरी जो है, जो थियोरी पार्ट है, वो उसको अच्छे से कवर करना है। तो ऐसे शरीरियात में भी थियोरी का पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर एक जैसे एक बहुत कॉमन सिम्टम होता है पेशेंट का, पेन, दर्द। अब कोई पेशेंट आया आपके पास, दर्द की शिकायत, पेट में दर्द हो रहा है, पेट के अंदर दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकती है उसकी वजह। पेट बहुत बड़ा है, अब उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स है, उसमें स्टमक भी है, उसमें पेंक्रियाज भी, उसमें गॉल ब्लैडर भी है, उसमें लीवर भी है, उसमें इंटेस्टीन भी है ना, उसी के अंदर किडनीज भी मौजूद है साइड में। तो अब वो पेन इन एब्डोमेन की कंप्लेन पेशेंट की एक ही है कि पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आप उससे और बातें पूछेंगे, जो थ्योरी की बात मैं कर रहा हूं उसमें, कि पेन का साइट क्या है, क्योंकि साइट से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उस साइट में, उस जगह के अंदर नीचे कौन सा ऑर्गन है, हम उस ऑर्गन के डिजीज के बारे में सोचेंगे। फिर और पेन की बहुत सारी डिटेल्स होती हैं कि दर्द किस चीज से शुरू हो जाता है, किस चीज से बढ़ जाता है, पेन कहीं रेडिएट करता है या नहीं करता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर, रेडिएशन पूछा जाता है, पेन का कैरेक्टर पूछते हैं, सीवियरिटी पूछते हैं, कितना सीवियर तकलीफ है, मतलब बहुत ज्यादा कि बिल्कुल बेचैन है, या बस है तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त से चल रहा है। तो ये सारी बातें थियोरी के अंदर बताई जाती हैं, इसको प्रैक्टिकल के अंदर नहीं बताया जाएगा। वहां तो पेशेंट ने पेन बताया और आपको पेन के बारे में सारी डिटेल लेनी है, डिटेल को नोट करना है और उसके बाद फिर आपको एग्जामिन करना है। तो थियोरी इज एज इंपॉर्टेंट एज द प्रैक्टिकल इन दिस सब्जेक्ट, शरीरियात स्पेशली। तो शरीरियात जब आप पढ़ेंगे तो ब्रॉडली इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हिस्सा होता है जिसमें हम
पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं, इसको कहते हैं हिस्ट्री टेकिंग। हम पेशेंट के पास जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं, सारी डिटेल उनकी पूछते हैं, फिर उससे परेशानियां पूछते हैं। तो ये सारी बातें इंटरेक्शन के दरमियान है, हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। उनकी जो भी तकलीफ है उसको तकलीफ को हम पूरी डिटेल से उनसे पूछते हैं, हिस्ट्री टेकिंग। उसके बाद बारी आती है एग्जामिनेशन की। जब हम हिस्ट्री ले लेते हैं और हिस्ट्री लेते लेते बहुत सारी चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है, फिर उसके बाद हम उन्हीं के एतबार से जो अपने जहन में अपने खाका बनाया कि इसको क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, उसी के एतबार से हम पेशेंट को फिर एग्जामिन करते हैं। और उस एग्जामिनेशन से कभी कभी बात बन जाती है और हम डायग्नोसिस तक पहुंच जाते हैं। फाइनली हमें पहुंचना है डायग्नोसिस तक। ये जो सबसे आखिर में लिखा है बड़ा बड़ा, ये डायग्नोसिस, तशखीस, कि वो मरीज किस मर्ज में मुब्तला है, ये तशखीस करना है हमें, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल जो सब्जेक्ट का शरीरियात का या अल्टीमेट गोल एक पेशेंट देखने का है, वो है डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस, हमारे टीचर है मिसबाहुद्दीन सिद्दीकी साहब अलीगढ़ में, वो कहते हैं मेन है डायग्नोसिस बनाना। अगर आपने डायग्नोसिस बना ली तो वो जो एमआर घूमते रहते हैं वही आपको दवा तो वो बता जाएंगे कि इस बीमारी दवा, इस बार ये दवा देना है। लेकिन अगर डायग्नोसिस आपकी सही नहीं बन पाई तो फिर आप मरीज के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। तो अल्टीमेट पर्पस होता है डायग्नोसिस बनाना। तो कई दफा ऐसा होता है कि सिर्फ हिस्ट्री लेते लेते और पेशेंट से इंटरेक्ट करते करते हमारी डायग्नोसिस बन जाती है, लेकिन फिर जरूरत पड़ती है कि हाँ नहीं, कुछ एग्जामिन भी किया जाए। कुछ डिजीज में जरूरत पड़ती है कि हम एग्जामिनेशन भी करें, फिर एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन से भी काम नहीं बनता है और हमारी डायग्नोसिस कंफर्म नहीं हो पाती है, तब हम फिर तीसरे स्टेज में जाते हैं, इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशंस। जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशंस हैं अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो स्टेप वाइज सारी बातें आपको बताई जाएंगी। पेशेंट से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, कैसे उनके साथ बात करना है। जैसे आज मैं अपने ही स्टूडेंट्स को बता रहा था कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑकवर्ड कंडीशंस आ जाते हैं कि आपको हंसी आ जाती है, लेकिन आपको अपनी हंसी को रोकना पड़ता है और माहौल को बहुत ही अच्छा और एकेडमिक बना के रखना पड़ता है। बहुत सारे मरीज होते हैं, उनकी आदत होती है वो बातों बातों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको गाली कहते हैं, तकिया कलाम के तौर पर कहते हैं, उन्हें कुछ अंदाजा भी नहीं होता वो क्या कह रहे हैं। बाहर हमारे साथ हुआ है कि मरीज आया, उसने जो है वो बैठकर उसने फौरन एक गाली कही, उसके बाद कही कि ये जो है वो 3 महीने से खांसी का इलाज करा और खांसी जा नहीं रही है। अब उसकी गाली पर अगर आप भड़क जाएंगे तो वो फिर पेशेंट से आप सही से डील नहीं कर पाएंगे, तो बहुत दफा उसको इग्नोर करना पड़ता है। सारी बातें आपको बताई जाएगी, सारी बातें आपको बताई जाएगी। पेशेंट बहुत सारी बातें बताता है, सारी बातें उनके काम की नहीं होती, उसमें से काम की बातें अपनी छांटनी पड़ती है। अब ये तशखीस क्या है, डायग्नोसिस जिसकी बात मैं कर रहा था कि अल्टीमेट गोल जो है वो इस सब्जेक्ट का, शरीरियात का, या बल्कि डिजीज मैनेजमेंट का ही अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी डायग्नोसिस सही बन जाए। क्या है तशखीस? तशखीस जो है ये डायग्नोसिस, ये ग्रीक और मॉडर्न लैटिन वर्ड से बना है डायग्नोसिस, जिसका मतलब होता है रिकॉग्नाइज अपार्ट। वो सारी बातें बता रहा है, उसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है, एक अलग सी चीज बिल्कुल मुंतखब करना है कि इसको ये मर्ज है, ये मर्ज है। जैसे पेट में तकलीफ बताए तो पेट में तकलीफ तो एक सिम्टम है, उसके बाद आपको डायग्नोज करना है कि ये पेट में तकलीफ इसको गैस्ट्राइटिस की वजह से है, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक की वजह से, या इसको ये जो पेट में दर्द हो रहा है ये इसको कॉलेसिस्टाइटिस की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर की वजह से। तो बिल्कुल डिस्टिंक्टली, बिल्कुल उनको अलग से पता करने का नाम है, वो है डायग्नोसिस। टू डिस्टिंग्विश, बहुत सारी चीजें हैं, उनमें फर्क करना। टू कंक्लूड, कंक्लूजन तक पहुंचना। जजमेंट, अब पेशेंट सारी बातें आपको बता रहा है और आप एग्जामिन भी कर रहे हैं, उसके बाद आप एक किसी फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हैं, जजमेंट तक पहुंचते हैं, या जिसको कहते हैं ओपिनियन। कई दफा ऐसा होता है कि कोई पेशेंट हम देख रहे हैं और देखने के बाद हमारी कोई डायग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं बन पाती है, कि हम बहुत क्लियर नहीं हो पाते किसी बारे में। तो ये कहा जाता है कि किसी दूसरे डॉक्टर के पास भेजा, कहते हैं कि एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए, एक सेकंड ओपिनियन लिया जाए, एक दूसरे डॉक्टर की भी सलाह ली जाए, वो क्या कहते हैं इस मर्ज के बारे में, वो इस डायग्नोसिस के बारे में क्या कहते हैं। So, the act of identifying a disease from its sign and symptoms, this is called diagnosis. और medical diagnosis की बात करें तो medical diagnosis is the process of determining
विच डिजीज और कंडीशन एक्सप्लेन्स अ पर्सन सिम्टम्स एंड साइंस। एक आदमी आया, उसके बहुत सारे सिम्टम उसने बताया, मुझे ये हो रहा, मुझे ये हो रहा, फिर आपने कुछ चीजें देखी, उसको साइन कहते हैं। तो एक पेशेंट के जितने साइन और जितने सिम्टम देखे हैं, उन साइन और सिम्टम के बुनियाद पर एक स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक डिजीज डिटरमाइन जब कर लेते हैं, तब हम कहते हैं कि इसकी मेडिकल डायग्नोसिस बन गई। ये है डायग्नोसिस। फिर एक ये कोट है, बहुत मशहूर कोट है, आईज सीज ओनली व्हाट द माइंड नोज। आंखें वही देखता है जो इंसान के दिमाग में और जहन में होता है। अब जैसे मैंने ये 2 तस्वीरें लगाई, ये दोनों तस्वीरें क्लबिंग ऑफ फिंगर की है। ये उसके नाखून देखें बहुत ज्यादा कॉन्वेक्स हो गया है और उंगलियों के पोरे जो टिप्स हैं वो मोटे हो रहे हैं। इसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर, क्लबिंग ऑफ फिंगर। अब जब आपको नहीं पता है कि ये क्या चीज होती है, तो कोई आपके पास ही बैठा होगा, उसको क्लबिंग होगी, बस आपने देखा, आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्लबिंग ऑफ फिंगर इस कंडीशन को कहते हैं, जहां जहां आपने किसी की पढ़ने के बाद जहां किसी की उंगली देखी आपने, तो पहचान जाएंगे हाँ इसको क्लबिंग ऑफ फिंगर है। फिर हो सकता है आप उनसे बात भी करें कि ये आपको जो उंगलियां मोटी दिख रही है, आपको कोई कोई क्रॉनिक बीमारी है जिसकी वजह से मोटी हुई है उंगलियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है, थियरी का पार्ट है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें और प्रैक्टिकली फिर उसको हम अप्लाई करें। जब आप पढ़ेंगे उन सब बातों को, सारे सिम्टम, सारे साइन के बारे में, तो फिर आपकी निगाहें उन्हीं साइन सिम्टम को सब में ढूंढती फिरेगी। जैसे एक किसी का जो बिजनेस होता है, जिसका जो बिजनेस होता है, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से जानता है। मान लीजिए किसी के बटन का कारोबार है, बटन का, ये जो हमारे शर्ट में लगे होते हैं बटन्स, बटन का कारोबार है, तो वो अगर कहीं शादी में भी जाता है तो सबके बटन देखता है कि इस वक्त जो है कौन सा फैशन चल रहा है बटन का। शादी में जाएगा तो वहां सबके बटन देखेगा, मैयत में चला जाएगा जनाजे में, वहां भी वो सबके बटन ही देखेगा कि लोगों ने कैसे बटन लगा रखे हैं, क्योंकि उसका प्रोफेशन है वो, और उससे उसके जहन में वो बातें घूमती रहती है। ऐसे ही जो बातें हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ रखी हैं, जब हम उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे और वो हमारे हर वक्त जहनो दिमाग में रहेगा, तो हर आदमी के अंदर हमें वो सारी चीजें नजर आएंगी। पेशेंट जैसे ही बैठेगा हमारे पास आकर के, हमें उस एक बार में, एक लुक में, कहते हैं एट ए ग्लांस, एक नजर में आप उसकी बहुत सारी चीजें पहचान सकते हैं, जब आपने पहले से पढ़ रखा होगा, जब आपके दिमाग में वो बातें मौजूद होंगी। ये स्लाइड आप लोग देख रहे होंगे, ये एक ट्रायंगल है बना हुआ, ये एक ट्रायंगल बना हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है गैस्ट्राइटिस और इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप भी बहुत सारे इस तरह के प्रेस्क्रिप्शन देखेंगे डॉक्टर के लिखे हुए, नाम और कंपनी लिखने के बाद एक बड़ा सा ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसे डिजीज का नाम लिखते हैं और उसके आगे क्वेरी लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो बहुत सारे लोग नहीं जानते इसके बारे में कि ये क्या है। एक्चुअली ये जो तरीका है लिखने का, ये जो ट्रायंगल है, ये डायग्नोसिस का साइन है। दिस ट्रायंगल इज अ साइन ऑफ डायग्नोसिस। और उसके बाद गैस्ट्राइटिस उन्होंने लिखा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये है कि द डॉक्टर इज नॉट 100% श्योर अबाउट द डायग्नोसिस, 100% श्योर नहीं है। इस वजह से इस डायग्नोसिस को इस वक्त में कहते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस। अभी इनकी डायग्नोसिस प्रोविजनल है, 100% कंफर्म नहीं हुई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। एक साहब मिल गए हमें ऐसे ही, थोड़े कम पढ़े लिखे, तो उन्होंने कहा कि अजीब से डॉक्टर साहब हैं, खुद ही डायग्नोसिस बनाते हैं और डायग्नोसिस बना के अपने ही डायग्नोसिस पर सवालिया निशान लगाते हैं। तो ये एक तरीका है, ये एक वे है टू डिपिक्ट अ प्रोविजनल डायग्नोसिस। जो डायग्नोसिस है वो अभी प्रोविजनल है, इसको बताने का एक तरीका है कि हम क्वेरी लगाते हैं, हम अभी 100% श्योर नहीं है। फिर क्या आता है इसके बाद अब मान लेते हैं कोई पेशेंट आया हमारे पास, पेट में दर्द है, अभी उसी की बात चलती है, पेट में दर्द है उसको, और पेट में दर्द है और जो साइट बताया उसने, उस साइट के एतबार से एपिगैस्ट्रिक एरिया बताया, मुझे लगा कि सबसे मुमकिन जो कॉज है वो गैस्ट्राइटिस है, तो हमने इसको बना लिया प्रोविजनल डायग्नोसिस। अब जरूरत पड़ती है कि नहीं, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे तो पीछे लीवर भी है और हेपेटाइटिस भी हो सकता है, और यहीं पर एपिगैस्ट्रिक एरिया में ही पेंक्रियाज भी होता है, वो हो सकता है पेंक्रेटाइटिस हो।
थोड़ा सा साइड में गॉल ब्लैडर है लेकिन एनोमलीज होती हैं, हो सकता है उसका दर्द ही यहाँ महसूस हो रहा हो, एक वो भी जहन में बात आ रही है। अब पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है उसको के स्टमक में या डुओडेनम में कोई अल्सर हो गया हो उसको, जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। तो ये जितने हो भी सकते हैं, इन सब को कहते हैं हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो एक बनती है प्रोविजनल डायग्नोसिस, सारी बात पेशेंट की सुनने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, और कुछ बनते हैं हमारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के, इनकी भी प्रोबेबिलिटी है कि ये भी हो सकते हैं, 100% श्योर नहीं है अभी। तो हिस्ट्री से आगे बढ़ते हुए एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद फिर आगे बढ़ते हैं इन्वेस्टिगेशंस पर। इन्वेस्टिगेशंस पर जब हम पहुंचते हैं तो इन्वेस्टिगेशंस का जो पर्पस होता है, दो पर्पस होते हैं इसके इन्वेस्टिगेशंस के। एक पर्पस तो ये होता है कि जो हमने अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाई है उसको कंफर्म करना है कि हाँ, मैंने जो बात सोच रखी थी, जो डिसीज पेशेंट के बारे में सोच रखा था, वो बीमारी है, उसको कंफर्म करना, ये पर्पस होता है। और जो दूसरा पर्पस होता है वो होता है टू रूल आउट द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। जो हमने 3-4 डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना रखे हैं उनको रूल आउट करना है कि नहीं, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। मिसाल के तौर पर अगर लग रहा है कि पेंक्रेटाइटिस है, तो हम एक उसमें सीरम अमाइलेज एक इन्वेस्टिगेशन होता है, जो आमतौर से पेंक्रेटाइटिस में बढ़ जाता है, तो सीरम अमाइलेज करा लेंगे तो वो रूल आउट हो जाएगा अगर बढ़ा हुआ नहीं है तो। अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो उसमें गॉल स्टोन नहीं आया और गॉल ब्लैडर जो इन्फ्लेम नहीं आया तो पॉलीसिस्टाइटिस नहीं है उसको। इंडोस्कोपी करा लिया आपने, पेप्टिक अल्सर रूल आउट हो जाएगा। तो जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस का पर्पस जो होता है वही होता है कि जो डायग्नोसिस हमने प्रोविजनल बना रखी उसको ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा नुकसान होता है, ये बार बार, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन। तो मैं बात कर रहा था कि जो यूनानी मेडिसिन में जो टूल्स हैं डायग्नोसिस के, जिससे हम डायग्नोसिस बनाते हैं, उसमें वही बातें हैं जैसे अभी हम जिसे बता रहे थे पीछे आपको, कि एक तो हिस्ट्री टेकिंग है, फिर है एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, और जो स्पेसिफिक है यूनानी मेडिसिन का वो है एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन एंड एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। एक्चुअली जिस जमाने में यूनानी मेडिसिन जो है वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन थे, यूं कहें कि जब ये खास तौर से जब अरब दुनिया में थी यूनानी मेडिसिन, उस वक्त में जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी लोगों के पास नहीं थी, तो उन्होंने इन्हीं चीज़ों को, इसी में इतनी ज़्यादा महारत हासिल करी थी, इतनी एक्सपर्टीज डेवलप किए थे कि दे कुड आइडेंटिफाई डिफरेंट कंडीशंस बाय ओनली बाय एग्जामिनिंग द पल्स। पल्स का ही इम्तिहान करते थे और पल्स के इम्तिहान से ही अलग अलग सिस्टम के डिजीज का भी वो जायजा ले लेते थे।
अभी हमें इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर हमने किसी मरीज की पल्स देखी तो हम बहुत सारे कार्डियक डिसीज के बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन है तो वो पल्स में रिफ्लेक्ट होगा, किसी को हाइपोटेंशन है तो पल्स में रिफ्लेक्ट होगा, और किसी को एक डिजीज होती है उसको कहते हैं हम लोग हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक में ये होता है कि जो रेगुलरिटी होती है, रिदम होता है, वो रिदम चेंज हो जाता है, तो वो पता चल जाता है। तो अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग के एतबार से हम बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का अंदाजा लगा सकते हैं बाय एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, लेकिन कि किसी को हेपेटाइटिस है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, उसका पता हम पल्स से लगा लें, ये आज मुमकिन नहीं है। लेकिन उस वक्त में जब ये सिस्टम मेन स्ट्रीम थी और लोग इस पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इतनी एक्सपर्टीज डेवलप करी थी कि वो पल्स के इम्तिहान से, यूरिन के इम्तिहान से और स्टूल के इम्तिहान से अलग अलग सिस्टम के डिजीज की डायग्नोसिस वो बना लिया करते थे। अब हमारे साथ क्या हो गया कि हम जो है वो डिपेंडेंट हो गए, हम डिपेंडेंट हो गए। आज से कुछ साल पहले की ही बात है, जब मोबाइल नहीं आया था और लोगों के घरों में टेलीफोन हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करते थे, तो मुझे खुद कम से कम 40-50 नंबर जो है वो लोगों के याद थे, सबके अलग अलग नंबर याद थे। लेकिन जब से मोबाइल आ गया, आप देखें कि मोबाइल आने के बाद इतना ज्यादा शिफ्ट हुआ इस मेमोरी में और डिपेंडेंसी इतनी बढ़ गई कि अगर आपसे कोई अगर शादीशुदा है, उनसे पूछा आपके वाइफ का नंबर क्या है, तो वो बता नहीं सकेंगे, मोबाइल देखेंगे पहले कि अभी बताता हूँ। आप स्टूडेंट से पूछें कि फादर का नंबर बता दीजिए, बहन का, भाई का नंबर बता दीजिए, तो आपको याद नहीं होगा। वो इस वजह से कि हमारे अंदर डिपेंडेंसी डेवलप हो गई और हम इतने डिपेंड हो गए टेक्नोलॉजी के कि हमें हमारी मेमोरी और हमारा स्किल इतना काम नहीं कर रहा, हम उसी के सहारे से जी रहे हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट्स होते रहे, लोग क्लिनिकल स्किल को छोड़ते चले गए और जो इक्विपमेंट्स हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस है उन पर डिपेंड होने लग गए। हालांकि अच्छा डॉक्टर, अच्छा क्लिनिशियन वो माना जाता है जिसकी क्लिनिकल स्किल बहुत स्ट्रांग हो और वो क्लिनिकल स्ट्रिंग्स मतलब हिस्ट्री लेकर के और एग्जामिन करके पेशेंट को डायग्नोसिस बना ले, और इन्वेस्टिगेशन की मदद उतनी ही ले जितनी उसकी जरूरत है। ये नहीं कि हर बात के लिए इन्वेस्टिगेशन कराओ तो फिर पता चलेगा कि इसको क्या मर्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका शरीरियात, ये सब्जेक्ट आपके अंदर क्लिनिकल स्किल डेवलप करने के लिए है ना। ये सब्जेक्ट जो है वो एक्चुअली क्लिनिकल इक्विपमेंट आपके अंदर डेवलप करने के लिए है। ये वही सारी बातें हैं कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं डायग्नोसिस बनाने की: हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस। यहाँ से शुरुआत होती है, पेशेंट से इंटरेक्ट करना है। बाज पेशेंट आते हैं, बाज स्टूडेंट आते हैं बल्कि यूँ कहें कि वो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और वो हिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, पेशेंट हिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। भाई पेशेंट जब आता है कहीं, वो दिखाने के लिए ही आता है ना, वो अपनी बात बताने के लिए ही आता है। ऐसा क्यों होता है कि कोई पेशेंट वो स्टूडेंट को हिस्ट्री नहीं देख रहा है, नहीं दे पा रहा है? वो ऐसा इसलिए होता है, ये तब होता है आमतौर से जब उसको जो स्टूडेंट्स है उनको देख करके कुछ पॉजिटिव फीलिंग उनके अंदर नहीं आती है। लेकिन आप अपने गेटअप को एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आपने एप्रन पहन रखा है, आपके कंधे पर स्टेथोस्कोप डले हुए हैं, आपके पास सारे इक्विपमेंट्स जो हॉस्पिटल में पेशेंट देखने का होना चाहिए, थर्मामीटर मौजूद है आपके पास, आपके बीपी एपरेटस मौजूद है, और आप ऐसे गेस्चर में जा रहे हैं पेशेंट के पास। पेशेंट कहता है आप मेडिकल स्टूडेंट है, वो आपको बिल्कुल बताएगा सारी बातें। क्योंकि देखिए, जब पेशेंट एडमिट होता है, कहीं हॉस्पिटल की बात करें, तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो वो ओपीडी से आता है। ओपीडी में कंसल्टेंट उसको मुश्किल से 5 मिनट के लिए देखता है। उस 5 मिनट में कितना देख लेगा कोई कंसल्टेंट? तो बहुत सारी चीजें स्किप हो जाती है, थोरोली नहीं देख पाता है वो। फिर वो एडमिट होता है। एडमिट होने के बाद फिर वहाँ के जो आरएमओ होते हैं, क्लिनिकल रजिस्ट्रार होते हैं, वो देखते हैं, मगर वो भी उनकी कोशिश होती है जल्दी से हिस्ट्री शीट पूरी कर ली जाए। उनकी जो हिस्ट्री शीट होती है उसको पूरा करना पर्पस होता है, वो हिस्ट्री शीट पूरी करने में लगते हैं, वो भी बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं। आप जब पहुंचते हैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट, आप सीखने के लिए पहुंचते हैं। आपको कॉपी नहीं पूरी करनी है, आपको कॉपी नहीं पूरी करनी है, आप सीखने के लिए पहुंचते हैं। तो आप इन डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, इन डेप्थ उनको एग्जामिन करते हैं और उनको 1 से 1.5 घंटा का टाइम देते हैं। अब मरीज ये समझेगा कि ये जो डॉक्टर साहब हैं जूनियर ही हैं, स्टूडेंट ही हैं, लेकिन ये मुझे इतने मतलब इतने डिटेल से हमारी हिस्ट्री ले रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन रहे हैं,
मरीज का हाल तो शायर जैसा होता है, जैसे शायर होता है, अगर वो कोई कलाम लिखता है, कोई शेर लिखता है, तो दूसरों को सुनाने के लिए पकड़ता है लोगों को, मेरा शेर सुनो, मैंने ये शेर लिखा है। तो ये हाल बीमारों का होता है। वो तो चाहता है कि उसकी दुखद, उसकी दुविधा कोई सुने, उसकी परेशानी कोई सुने, उसकी तकलीफ को कोई सुने। वो तो सुनाना चाहता है, सुनाने से तकलीफ कम होती है। आप उसकी पूरी बात थोरोली सुनेंगे, 20-25 मिनट तक उनसे इंटरेक्ट करेंगे हिस्ट्री के पार्ट, फिर 20-25 मिनट आप उनको एग्जामिन करेंगे, एक एक चीज देखेंगे, सर से लेकर के पैर तक देखेंगे, सारे सिस्टम का बहुत डिटेल से एग्जामिनेशन करेंगे, तो उस जो पेशेंट वो भी समझ रहा है कि अरे ये तो हमारे फायदे की चीज है। और बहुत दफा ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ और बीमारी लेकर के आता है, कंसल्टेंट ने उसके लिए एडमिट कर दिया, वहां आप पहुंचे, आपने उनको देखा, कोई और दूसरी बीमारी निकल कर आई जो ज्यादा खतरनाक थी, इसके तरफ पेशेंट ने सोचा भी नहीं था। तो ये बात पेशेंट को थोड़ी कभी कभी कन्विंस भी करनी पड़ती है कि ऐसा नहीं कि हम जो है वो सिर्फ अपने सीखने के लिए आ रहे, बल्कि आपका भी नफा है इसमें, आपसे हम सीखेंगे जरूर, लेकिन हम कुछ न कुछ आपको भी देंगे इसके बदले में। बहुत सारी चीजें आप एग्जामिन करते करते बहुत सारी चीजें आप उनको कोई चीज निकल कर आएगी, जब आप पूछेंगे उनसे, बोले हाँ हाँ ये भी मुझे है, तब आप उनसे कहेंगे कि ये जो बात आपके अंदर हमने देखी है, ये बात हम आपके डॉक्टर को बताएंगे, जूनियर डॉक्टर को बताएंगे। तो वो समझेगा कि नहीं, ये जो हिस्ट्री ले रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे ठोक बजा रहे हैं इतनी देर से सब लोग मिल करके, ये मेरे फायदे के लिए है। तो ये बात होती है हिस्ट्री टेकिंग की। अब इसमें पूरी डिटेल आएगी फिर आगे इस सब्जेक्ट में। पेशेंट प्रोफाइल है, उसका नाम पूछते हैं, एज पूछते हैं, पता पूछते हैं, क्या काम करे, सारी चीजें होती है, इसको पेशेंट प्रोफाइल कहते हैं। उन सब का अपना पर्पस है, वो सारी डिटेल में आपको पढ़ाई जाएगी जब आप सेकंड प्रोफ में पहुंचेंगे। फिर कंप्लेंट्स पूछते हैं, ड्यूरेशन, क्या तकलीफ है आपको, है ना। चीफ कंप्लेंट्स पूछते हैं। चीफ कंप्लेंट्स में और जनरल कंप्लेंट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे वो तकलीफें बहुत सारी बताएगा, और अगर कोई खातून आ गई पेशेंट में, तो उनको क्या बीमारी नहीं होगी कि वो डॉक्टर साहब सर दर्द करता है, नींद नहीं आती है, भूख तो बिल्कुल नहीं लगती है, आधा रोटी नहीं खाया जाता, चलते हैं तो घुटनों में बहुत तकलीफ होती है, शाम को पैरों पे सूजन आ जाता है, सीढ़ियां चढ़ते हैं दिल बहुत तेज तेज धड़कता है। यानी कोई सिस्टम नहीं छोड़ेंगी जिसके बारे में आपको नहीं बताएंगे, है ना। क्या जीआई सिस्टम, क्या रिस्पिरेटरी, क्या जो है कार्डियोवास्कुलर, क्या लोकोमोटर, हर सिस्टम की कोई ना कोई तकलीफ होती है। लेकिन हमारा पर्पस क्या होता है कि हम चीफ कंप्लेंट्स मालूम करें। हम पूछेंगे नहीं ये तकलीफ तो बहुत दिनों से, आज किस वजह से आए हैं आप, what make you to visit this hospital, या किस वजह से, किस तकलीफ की वजह से आज आप आए हैं, वो बताइए आप जिसकी वजह से आप आए हैं। या ये पूछते हैं कि जिसकी वो कौन सी तकलीफ का आप चाहते हैं जल्दी आपका उसका इलाज हो जाए, तो वो चीफ कंप्लेंट्स होते हैं, कंप्लेंट्स उनको पूछते हैं उसके बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री लेते हैं पूरी, पेशेंट को खुला छोड़ देते हैं, जी बताइए आपको कैसे ये तकलीफ शुरू हुई, वहां कहते हैं सबसे पहले से बताइए कैसे शुरुआत हुई, और बहुत पीछे जाएगा वो। डॉक्टर साहब 5 साल पहले मैंने बिरयानी खाई थी एक जगह दावत में, और बिरयानी खाने के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी लिया था, और उस कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो पेट में दर्द उठा, वो सारी बातें ऐसी ऐसी सुनाएगा, पूरी हिस्ट्री, फलां के शादी में गए थे और यहाँ ये हो गया था, वो हो गया था। हालांकि ये बातें हमारे काम की नहीं, लेकिन उस बीच बीच में बातें आएंगी, उसमें बीच में बातें आएंगी, है ना। तो उस जो काम की बातें होती है, हम उसको पहले पॉइंट्स में नोट करते रहते हैं, फिर हम उसको पूरी डिटेल में हिस्ट्री लिखते हैं, इसको कहते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। फिर ऐसी पास हिस्ट्री ली जाती है कि पिछले, खासतौर से उन बीमारियों की जो इनक्योरेबल हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज मेलाइटस है, या कोई हॉस्पिटल इमरजेंसी हुई हो, पूछते हैं कभी आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, या कोई जो है वो सर्जरी वगैरह हुई हो, इसके बारे में। पर्सनल है, फैमिली हिस्ट्री का हिस्ट्री, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है जिसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि इस हिस्ट्री से हम डायग्नोसिस के करीब पहुंच जाए। फिर बारी आती है फिजिकल एग्जामिनेशन की। हिस्ट्री पूरी हो गई, जहन में कुछ ना कुछ खाका बन जाता है हमारे, कम से कम इतना तो पता ही चल जाता है कि किस सिस्टम की बीमारी है इसको, जिसके लिए परेशान है, कि रेस्पिरेटरी की बीमारी है, या कार्डियोवास्कुलर की बीमारी, या जीआई सिस्टम की बीमारी है, ये खाका हमारे जहन में आ जाता है। फिर हम उसी के एतबार से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके भी 2 हिस्से होते हैं, एक होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। जनरल का मतलब जनरल, अब चाहे पेशेंट को पेट में दर्द हो तो भी करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, चाहे पेशेंट को पैर में दर्द हो तो भी हमें करना है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये जो होता है, दिस इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट व्हाइल एंटरिंग द ओपीडी क्लिनिक और चैम्बर, और इसकी जो शुरुआत होती है
जनरल फिजिकल हम पेशेंट को सर से लेकर पैर तक एग्जामिन करते हैं, और हर केस में करते हैं, चाहे किसी भी सिस्टम की बीमारी हो, उसको कोई बीमारी हो। और ये जो शुरू होता है ये उसी वक्त से शुरू हो जाता है जैसे ही पेशेंट पर हमारी नजर पड़ती है। पेशेंट पर नजर पड़ती है उसका चेहरा देखेंगे आप, बहुत बीमार दिख रहा है या बीमार नहीं दिख रहा है ना। उसके चलने का अंदाज देखेंगे कि वो कैसे चल के आ रहा है, कोई लिंपिंग तो नहीं है, चलने में कोई नुक्स तो नहीं है उसके, बहुत हाँफता हुआ तो नहीं आ रहा है। तो जैसे पहली नजर पड़ती है, उस पहली नजर में बहुत कुछ आपको दिख जाता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टॉप टू बॉटम। जैसे एक ये चंद बातें मैंने इसमें कलेक्ट करी है कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें देखेंगे आप। जैसे अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट कैसा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा बीमार नजर आ रहा है, यानी हेल्दी सा नजर आ रहा है। तो हेल्दी सा नजर आ रहा है तो कोई ऐसी बीमारी हो गई जो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ में नहीं डाले हुआ है। हाइपरटेंशन के मरीज आपको कोई बहुत ज्यादा बीमार नहीं दिखेंगे। बिल्ट देखते हैं, फिजिक, जसामत कैसी है पेशेंट की, न्यूट्रिशनल स्टेटस देखते हैं, कैसा लग रहा है, खाते पीते घराने का है कि नहीं है। गेट देखते हैं, मतलब चलने का अंदाज, गेट कहते हैं कि वॉकिंग में उसके वॉक में कोई जो है वो एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। बहुत सारे अलग अलग गेट होते हैं, उससे डिसीज का पता चल जाता है। डेक्यूबेटस देखते हैं कि पेशेंट, जब आप गए हैं पेशेंट को देखने के लिए तो पेशेंट किस कंडीशन में बैठा हुआ, और पेशेंट से पूछते हैं कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किस पोजीशन में लगता है। किसी को लेटने में आराम मिलता है, किसी को खड़े होने में आराम मिलता है, किसी को बैठने में आराम मिलता है, किसी को किसी भी सूरत में आराम नहीं मिलता है। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट है जिसको रीनल कैलकुलस है, रीनल नहीं बल्कि यूरेटरी कैलकुलस, एक स्टोन जो है वो किडनी से स्लिप करके यूरेटर में आ गया। जब किडनी स्टोन तो रीनल कैलकुलस का पेशेंट वो हर वक्त बेचैन टहलता रहता है, उसको उसको किसी ना बैठने से आराम मिलता है ना लेटने से आराम मिलता है, टहलता हुआ मिलेगा आपको, टॉसिंग करते हुए बेड पर चलते हुए मिलेगा आपको। तो डेकोबिटस देखते हैं हम पेशेंट का। फिर ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो हम एग्जामिन करते हैं। आप फिल्मों में देखते होंगे, कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर साहब जो वो मरीज का ये ऐसे आंख ऐसे इस इमेज में दिख रहा है, ये देखते हैं आंखें नीचे करके। क्या देखते हैं इसमें, पैलर देखते हैं कि ये जो जहाँ पे ये एरो बने हुए हैं ये कितना रेड नजर आ रहा है, इसे एनीमिया का अंदाजा होता है। इक्टेरस देखते हैं, ये व्हाइट पोर्शन है जहाँ स्टार बना हुआ है, ये कितना व्हाइट है, नॉर्मल है या इसमें कुछ येलोनेस डेवलप हो गया है। ऐसी साइनोसिस देखते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है कहीं पर, फिंगर टिप पर, नोज पर। ऐसी क्लबिंग देखते हैं, जब ये मैंने आपको इमेज दिखाई पीछे, कि उंगलियां मोटी तो नहीं हो गई है। और सर का, गर्दन का और हाथ का, पैर का पूरी तरीके से हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं कि कहीं कोई एबनॉर्मेलिटी तो नजर नहीं आ रही है। ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। फिर उसके बाद बारी आती है सिस्टमिक की, कि जिस सिस्टम का डिसीज लग रहा है आपको, आप उस सिस्टम का फिर हम मुआयना करते हैं डिटेल में। उसमें 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं सारा हम। इंस्पेक्शन होता है, नजरी मुआयना, पहले हम देखते हैं यूं ही, जैसे एब्डमन ही देखते हैं तो एब्डमन देखते हैं, शेप देखते हैं कि एब्डमन जो है वो बहुत ज्यादा फूला हुआ तो नहीं है, बहुत ज्यादा धंसा हुआ तो नहीं है, एब्डमन पे कोई स्कार तो नहीं, कोई निशान तो नहीं है, कोई विजिबल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो नहीं है, कोई पल्सेशन तो नहीं है। सारी चीजें होती है इंस्पेक्शन में। फिर पाल्पेशन की बारी आती है, पाल्पेट टच करके देखते हैं कि कहीं दर्द है, तो पेशेंट ने तो बताया दर्द है, लेकिन उस दर्द को हम वाकई पता करें कि वाकई इसको दर्द है कि नहीं, तो हम टच करके देखते हैं, उसका रिएक्शन देखते हैं। फिर कोई ऑर्गन बढ़ा हुआ है, कहीं पर इन्फ्लेमेशन के साइन देखने हैं, गर्म है कि नहीं है, तो ये सारी चीजें पाल्पेशन में आता है। परकशन यानी कि हम उंगलियों से और ठोक करके, और ठोकने के बाद जो एक आवाज आती है उसको परकशन नोट कहते हैं। अब इसकी डिटेल आपको पढ़ाई जाएगी। ऑस्कल्टेशन समझ में आता है, स्टेथोस्कोप की मदद से जो देखते हैं हम, लंग साउंड सुनते हैं हम, हार्ट साउंड सुनते हैं हम। तो ये सारी अलग अलग स्टेप्स हैं सिस्टमिक एग्जामिनेशन में। कहीं किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कहीं किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जैसे अगर हम जीआई सिस्टम की बात करें तो उसमें पाल्पेशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑस्कल्टेशन की इंपॉर्टेंस कार्डियोवास्कुलर में और रेस्पिरेटरी में ज्यादा होता है। तो ऐसे ही अलग अलग है। फिर बारी आती है हमारे पार्ट की, नब्ज की। अब ये
ये हमारी लिगेसी है, ये हमें हमारे बड़ों से हम तक ट्रांसफर हुई है ना, इसको सीखना है और इसको इसको प्रैक्टिस में लाना है और इसको दूसरों तक फिर आगे प्रोपेगेट भी करना है हमें। तो ये 10 बातें, 10 इंडिकेटर्स अतिबा कराम ने कि अगर हम किसी की नब्ज देख रहे हैं तो उस नब्ज में क्या देखें, तो ये 10 इंडिकेटर बताए। जैसे मिकदार इंबिसात है, हमने उंगली पे जो है पल्स देख रहे हैं, तो हम ये फील करें कि ये जो आर्टरी है नीचे वो कितनी फैल रही है। इंबिसात कहते हैं फैलने को, कितनी फैल रही है लंबाई में, चौड़ाई में। कैफियत करा, जो ठोकर महसूस हो रही है आपको उंगलियों पर, वो कैसी महसूस हो रही है। क़िवाम आला, यानी कि जो आर्टरी है, आला उसको कहते हैं, वो उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, हार्ड मालूम हो रही है, सॉफ्ट मालूम हो रही है। ज़माने हरकत, कितनी देर तक ठोकर आपको महसूस होती है। ज़माने सुकून, कितनी देर के लिए ठोकर गायब हो जाती है पल्स की। खला व इम्तिला, जो पल्स है वो आपको फुल लग रही है, अंदर के बहुत सारा खून भरा हुआ है, या खाली लग रहा है ना, कि खून बहुत कम है इसके अंदर। इस्तिवा व इख्तिलाफ, कि जो पल्स आप देख रहे हैं उसमें रेगुलरिटी है या इरेगुलरिटी है, यानी हर बीट एक रेगुलर इंटरवल के बाद और एक ही जैसी महसूस हो रही है कि नहीं हो रही है। निज़ाम व अदम निज़ाम, अगर रेगुलर है तो जाहिर सी बात है निज़ाम होगा, और अगर इरेगुलर है तो वो इरेगुलर भी कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर तीसरी बीट मिस हो रही, किसी की हर तीसरी बीट मिस हो रही है, तो इरेगुलर तो है, बट दिस इरेगुलरिटी इज ऑल्सो रेगुलर। तो निज़ाम के साथ इख्तलाफ तो है, लेकिन निज़ाम है उसके अंदर। एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक कमी आ रही है। अदम निज़ाम के, कभी तीसरी बीट गायब हो गई, कभी 10वीं बीट गायब हो गई, तो कहते हैं इसको हम अदम निज़ाम। ये सब चीजें देखते हैं। मलमस है, टच करने पर कैसा महसूस हो रहा है, वहां पे गर्मी ज्यादा लग रही है, ठंडक ज्यादा लग रही है। वजन, कंपैरिजन करते हैं एक नॉर्मल सब्जेक्ट से, और उसको हम कंपेयर करते हैं। तो ये अदिल्ले नब्ज कहते हैं इनको, इंडिकेटर्स, जिसके जरिए से हम नब्ज के बारे में डिटेल मालूम कर सके। ये बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, ये एक इंपॉर्टेंट टूल है डायग्नोसिस का। ऐसे ही मुआयना बॉल है, यूरिन का एग्जामिनेशन। अब इसमें ये चंद इंडिकेटर्स है जिसके जरिए से हम जो है वो डिजीज की डायग्नोसिस करते हैं। जैसे एक रंग ही देखते हैं, कलर ऑफ द यूरिन। ऐसे तो हम समझते हैं कि सिर्फ पीला होता है, लेकिन उस पीले में भी उसके अलग अलग ग्रेड्स हैं। फिर कुछ जो है वो रेड यूरिन होता है, कुछ जो है व्हाइटिश यूरिन होता है, वो सब आपको इसकी डिटेल बताई जाएगी। बॉल का क़िवाम, कि कितना जो है कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज्यादा गाढ़ा तो नहीं है कुछ पास हो रहा है उसके अंदर, या बहुत ज्यादा बिल्कुल ही रकीक है कि जो प्रेसिपिटेट्स जितने निकलने चाहिए जितने उसके अंदर उतना नहीं निकल रहा है। सफाई व कदूरत, वो जो यूरिन का जो सैंपल है वो टर्बिड है या ट्रांसपेरेंट है। रसूब, उसके अंदर कोई सेडिमेंट्स नहीं जमा हो रहे हैं। मिकदार, कितनी क्वांटिटी यूरिन की कोई पास कर रहा है 24 घंटे में। स्मेल देखते हैं, कोई अलग से स्मेल तो नहीं आ रही है उसमें। और झाग, ये सारे इंडिकेटर्स हैं यूरिन के, और इन इंडिकेटर्स के जरिए से बहुत सारी बातें पता चलती है। ऐसे स्टूल के एग्जामिनेशन में है, स्टूल से बहुत ज्यादा अलबत्ता पता नहीं चल पाता है, लेकिन फिर भी मिकदार देखते हैं, क़िवाम देखते हैं, बू और रंगत देखते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं यूनानी के, जो हमारे अकाबिर अतिबा कराम यूनानी मेडिसिन के जो हैं उन्होंने बरूबेकार लाए, जिसके जरिए से डायग्नोसिस बनाते थे। अब जिस जमाने में हम हैं, उस जमाने में ऐसा नहीं है कि हम उसी जमाने के हकीम साहब बनकर रहे हैं, है ना। जब हमारे पास सहूलत मौजूद है तो हम उस सहूलत को इस्तेमाल कराएं। और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो किसी के बाप की जागीर नहीं है ना। इन्वेस्टिगेशंस एलोपैथी वालों की नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो साइंस वालों की देन है, ये कोई एलोपैथी वालों की देन नहीं, ये साइंस वालों की देन है। तो हम उनको यूज करें और अपनी डायग्नोसिस जो हमने क्लिनिकल बना रखी है उस डायग्नोसिस को और अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस पढ़ाए जाएंगे आपको इसमें शुरू में। हीमोग्राम है, ब्लड का टेस्ट होता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, WBC कितना है, प्लेटलेट्स कितने हैं, डिफरेंशियल काउंट्स बताए जाएंगे। यूरिन का एग्जामिनेशन कराना चाहिए हर पेशेंट का, रूटीन माइक्रोस्कोपी, बहुत सारी बातें पता चल जाती है उसी में। सिंपल आपने यूरिन टेस्ट कराया कि देखते हैं तो उसमें जो है वो शुगर आ गया किसी के, तो अब उसको हम बाकायदा फिर इन्वेस्टिगेट करें कितना शुगर बढ़ा हुआ है, HbA1c कराएं जरूरत पड़ने पर। स्टूल का एग्जामिनेशन कराते हैं, ये रूटीन के इन्वेस्टिगेशन है आमतौर से। जब कोई पेशेंट एडमिट होता है तो इतने इन्वेस्टिगेशन तो कराते ही कराते हैं हम लोग, चाहे कोई बीमारी हो। फिर डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन LFT है, लीवर फंक्शन टेस्ट है। कोई जॉन्डिस का पेशेंट आया आपके पास तो जाहिर सी बात को LFT कराना पड़ेगा।
कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट आया है, जॉन्डिस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एलएफटी कराना पड़ेगा, लीवर फंक्शन कैसे कर रहा है उसका। केएफटी कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट है, किडनी की फंक्शनिंग जानने के लिए यूरिया कितना है ब्लड के अंदर, क्रिएटिनिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, प्रोटीन्स अलग अलग कितने हैं, ये पता करते हैं कि किडनी कितना सही काम कर रहा है। लिपिड प्रोफाइल कराया जाता है, बॉडी के ब्लड के अंदर जो अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल्स हैं और उनके बारे में पता करने के लिए। आर्थराइटिस का पेशेंट आया तो आर्थराइटिस प्रोफाइल कराते हैं। थायराइड के सिम्टम से लग रहा है कि हाइपरथायराइडिज्म है तो थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन जरूरत पड़ने पर कराने चाहिए और कराने जरूरी हो जाते हैं। देखिए ये चीजें जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे उस वक्त आपके अंदर खुद ये बात जहन में आएगी कि इस मरीज का कितना इन्वेस्टिगेशन कराना है। पेशेंट हर तरह के आएंगे आपके पास, गरीब भी आएंगे, अमीर भी आएंगे। जब पेशेंट गरीब आएंगे आपको अंदाजा हो ही जाएगा, तो आपको कोशिश करनी है कि हमारे क्लिनिकल जो हमारा स्किल है उसी को यूज करें और इन्वेस्टिगेशन मामूली अगर बिल्कुल लगता है कराना है तो कराएं, वरना नहीं कराएं। क्या जरूरत है, अगर आपको लगता है आप क्लिनिकली डायग्नोस कर पा रहे हैं तो। हाँ, पेशेंट अगर अच्छे घराने से है, वेल ऑफ है, पैसे हैं उसके पास, तो इन्वेस्टिगेशन जरूर करा लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टिगेशन कराने में जो आप पता करें तो वो तो पता चल ही जाता है, कुछ और बात ही पता चल जाती है ना, और कहीं वो बाद में क्लेम करे तो आपने क्यों नहीं कराया। कुछ इमेजिंग के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, जैसे एक्सरे है। अब जाहिर सी बात है कोई लंग डिजीज का पेशेंट आया तो आपको एक्सरे चेस्ट पीए व्यू कराना है। स्पाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो एक्सरे एपीवी स्पाइन कराना होता है, लंबोसेक्रल या थोरेसिक। ऐसे जॉइंट्स के एक्सरे कराने की जरूरत पड़ जाती है। इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासोनोग्राफी की जरूरत पड़ जाती है, एब्डोमेन के लिए खासतौर से। हिपेटोमेगेली पता करना, लीवर बढ़ा हुआ है या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वो अल्ट्रासोनोग्राफी है। सीटी स्कैन की जरूरत पड़ जाती है जब कोई और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी देखनी होती है। एमआरआई खासतौर से जब नर्व कंप्रेशन वगैरह हमें मालूम करना होता है। तो एट द एंड मैं ये कहूंगा कि दिस सब्जेक्ट शरीरियात, द सब्जेक्ट शरीरियात मेक्स द स्टूडेंट्स कैपेबल टू स्टडी वेल द क्लिनिकल सब्जेक्ट। अब जो आगे आप पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड प्रूफ की बात है, ये फाइनल में जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड दिस सब्जेक्ट विल मेक यू कॉम्पिटेंट एनफ टू डील विद द पेशेंट्स। इतना आपके अंदर इतना भरोसा, इतना एतमाद जाग जाएगा कि आप किसी भी तरह के पेशेंट को डील कर सकते हैं, उनके इलाज मुआवजा कर सकते हैं।